मोदी सरकार के कार्यकाल 3 साल पूरे हो चुके हैं और ऐसे में विभिन्न विभागों का लेखा जोखा जो है हम आपके सम्मुख पेश कर रहे हैं। तो ऐसे में आज हम उस विभाग की बात करेंगे, उस मंत्रालय की बात करेंगे जिसे एक अपीजिंग मिनिस्ट्री कहा जाता था गठबंधन सरकार के दौर में कि भाई गठबंधन है, सहयोग लेना है तो रेल मंत्रालय पकड़ा दीजिए। जिसे कहा जाता था कि भाई आप अपने राज्य की लोक लुभावन ट्रेनों की एक पूरी फहरिस्त जो है उसका ऐलान कर दीजिए तो रेल मंत्रालय है, एक बीमारू मंत्रालय है। लेकिन मोदी जी ने इस मंत्रालय की जिम्मेदारी एक परंपरागत राजनेता को न सौंपकर एक सीईओ को सौंपी तो ये कहना गलत नहीं होगा। और रेल मंत्री सुरेश प्रभु हमारे साथ हैं जिन्होंने कमोबेश उसी अंदाज में आपने रेलवे को चलाया भी है। एक राजनेता नहीं, अपीजमेंट, कोई नई ट्रेनों के ऐलान नहीं हो रहे हैं, कोई किस राज्य से आप आते हैं किसी को आपके बजट भाषण में पता भी नहीं चल पाया था, कोई स्पेसिफिक राज्य के ऊपर आपने कोई लोक लुभावन योजनाओं का ऐलान नहीं करा। आपने मॉडर्नाइजेशन, एक्सपेंशन और स्पीड, इन 3 मुद्दों को लेकर आप आगे बढ़े थे। अब मैं आप ही से पूछूं, हाउ यू विल जज योरसेल्फ, कैसा रहा आपका काम? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल है आपका। आप मुझे जज करने के लिए मैंने कहा आपके सामने मैं एक मापदंड रखता हूँ। वो कैसे कि मैंने कार्यकाल संभालने के बाद मैंने कहा था कि क्या रेल की स्थिति है उसके बारे में एक वाइट पेपर हम देश के सामने रखेंगे। फिर आप देख सकते कि व्हाइट पेपर में जो बात कही है क्या उसी के ऊपर हमने काम किया या उससे हट के हमने काम करे। और यदि उसी के ऊपर काम किया तो उस दिशा में अच्छी तरह से चलेंगे। आपको पहुंचना है, यहाँ से दिल्ली से चेन्नई जाना है और आप जयपुर का रास्ता पकड़ेंगे तो आप चेन्नई कहीं पैसे पहुंच नहीं पाएंगे। तो इसीलिए हमने ये जो व्हाइट पेपर में जो बात कही थी उसी के ऊपर हम काम कर रहे। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बल दे रहे, डबलिंग टिपलिंग जहाँ पे बहुत कंजेशन है वहाँ काम कर रहे। सिर्फ 42% विद्युतीकरण हो चुका था, उसको 85% तक ले जाने के लिए काम कर रहे। जो मीटर गेज लाइन काफ़ी समय से चल रही थी उसको पूरी मात्रा में ब्रॉडगेज में कन्वर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, 12,500 किलोमीटर आपने किया, जबकि पिछले आज़ादी से अब तक 15,000 किलोमीटर हुआ है, तो वो कामयाबी है, उसमें कोई दो राय नहीं। तो ये सब हम काम करने की शुरुआत की। तो आप जो पूछा, आपने जो बात पूछी बिल्कुल सही है। आप रफ्तार से कितना खुश हैं? कहाँ तक हम लोग आगे, लेकिन यदि आप मुझे पूछेंगे तो हम रास्ते पे तो सही चल रहे, लेकिन हम अभी तक हमारे मंजिल पे नहीं पहुंचे। रास्ता तो सही है लेकिन मंजिल अब तक नहीं पहुंचे। इसीलिए चलने की रफ्तार कैसी है? रफ्तार भी बहुत अच्छी है क्योंकि हम पहले जो काम कर रहे थे उससे दुगुना से भी ज़्यादा रफ्तार से काम करें। लेकिन फिर भी जो समय सीमा तक हमें पहुंचना है उसमें तो जो समय पहले लगने वाला था उसको हमने बहुत कम कर रहे, लेकिन फिर भी तो कुछ तो समय लगेगा। इसलिए मैंने कहा था मेरे बजट में कि हम ये जो काम पूरा करने के बाद पहला फेज आपको ऑन डिमांड टिकट भी मिल पाएगी, आपको सही माने में जो वेटिंग लिस्ट है वो भी ख़त्म हो जाएगी, आपको ट्रेन की स्पीड जो है वो काफ़ी एवरेज स्पीड बढ़ेगी, आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपके चॉइस के ट्रेन में जाने को मौका मिलेगा क्योंकि ट्रेन के नए प्रोडक्ट्स मार्केट में आएंगे। तो ये सब हम काम कर रहे हैं। तो आप यदि पूछेंगे काम कहाँ तक हो गया, काफ़ी बड़ी मात्रा में हुआ है। क्या काम पूरा हुआ? काम पूरा नहीं हुआ है, एक वर्क इन प्रोग्रेस है। इसीलिए इस तरह से हम काम कर रहे हैं। चलिए, काम चालू है। लेकिन अगर आपसे मैं पूछूं कि 3 साल के अंदर बतौर रेल मिनिस्टर अगर मैं आपसे 3 काम कहूं कि जिन्होंने आपके दिल को सुकून दिया हो कि हाँ ये 3 काम मैंने बहुत अच्छे कर दिए। एक तो क्योंकि आपने पूछा 3 ही दिखाना है, इसके लिए वैसे बहुत किया जा सकता है। टॉप 3 चूज कर लीजिए। आई एम श्योर आपके पास एक तो मैं कहता हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन के लिए हम लोगों ने बुनियादी तौर पे काम करने की शुरुआत की है पहली। दूसरी पैसेंजर एम्यूनिटीज जो बड़े मात्रा में कभी नहीं थी उसको हमने पैसे, वो तो लिफ्ट होगी, खान पान सेवा होगी, पानी 15 रुपये में के वजह से आपको ATM में 2 रुपये में मिलने की सुविधा होगी, आपको नए ट्रेन प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, सो पैसेंजर एम्यूनिटीज़ काफ़ी हुए। तीसरी बात, हम लोगों ने स्ट्रक्चरल इश्यूज़ के ऊपर ध्यान दिया। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, पहले हमारे पास 40,000 करोड़ रुपए के से बजट नहीं बनता था क्योंकि धन ही नहीं होता था और लोग कहते थे फाइनेंस मिनिस्ट्री ने दिया मैं क्या करूँ, ये कह के तो बात तो नहीं बनेगी, कुछ आर्ग्यूमेंट जीत सकते हैं लेकिन काम तो नहीं होगा। तो इसलिए फर्स्ट टाइम हम लोगों ने एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज से पैसे इकट्ठा किए, कभी नहीं हुआ था देश में। और ये काम 3,75,000 करोड़ रुपया हम लोगों ने रेल में 3 साल में हम लोगों ने आज निवेश कर रहे और अगले 5 साल में 8.5 लाख करोड़ रुपया हम खर्चा करेंगे। ये सब मैं मानता हूँ बड़ी उपलब्धि है। उसके अलावा हमने पूरी मात्रा में ट्रांसपेरेंसी लाई है। आज पूरी की पूरी रेल की टेंडरिंग सिस्टम हो, ये सभी के सभी हम लोगों ने सप्लाई चेन को पूरी मात्रा में डिजिटलाइज किया है और हमारी ये पूरी मात्रा में कोशिश है कि रेल
में कम से कम इस तरह की लोगों को नहीं पहले रिक्रूटमेंट करने के लिए भी क्या होता था आपको पता है। जी। हम लोगों ने पूरी ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाई, ऑनलाइन एग्जाम की, वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा ऑनलाइन एग्जाम हमने। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि उनका टाइमली रिजल्ट नहीं आता है और कई रिक्रूटमेंट्स हैं जो नहीं हो रहे हैं, वैकेंसीज खाली हैं, गैंगमैन की वैकेंसीज खाली हैं, तो बहुत सारी, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ कि सोशल मीडिया पे एक ये शिकायत रेलवे को लेकर बहुत ज़्यादा युवाओं की है। एक तो बात है कि जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया जब भी रिक्रूटमेंट की जाएगी, जितने लोगों को भी लिया जाएगा वो पूरी तरह से पारदर्शिक है। उसमें ऑनलाइन एग्जाम वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा 1 करोड़ से ज़्यादा लोग एग्जाम में बैठे थे एक ही दिन, ये भी किया गया और ये सब चीज़ हमने की है। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा, क्योंकि ये वर्क इन प्रोग्रेस है, आप मकान में रहने को जाते हैं, नया बना रहे हैं तो पहले लगेगा ये भी नहीं हो, अभी सीलिंग का भी काम नहीं, वॉल का भी काम नहीं, तो जो कॉन्ट्रैक्टर कहता है चलो चिंता नहीं करिए, 15 दिन के बाद आपको मैंने समय दिया, 15 दिन में पूरा हो जाएगा, तो 15 दिन के बाद तो हो भी जाता है। तो इसलिए वर्क इन प्रोग्रेस जब होता है तो शायद इस बात का एहसास नहीं होता कि हम लोग जो जिस मकान में रहने जाने वाले हैं क्या ये लिवेबल है कि नहीं। आपने यात्री किराए ना कई नामों पर बहुत धीरे धीरे चुपके हमारी जेब से 1-1 रुपया करके काफ़ी सारा पैसा निकाल लिया, ऐसा लोगों को लगता है। आपने कैंसिलेशन फीस बढ़ा दी है, हाफ टिकट फुल कर दिया है, आपने जिस तरह से फ्लेक्सी फेयर स्कीम शुरू की है, तो लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं सुविधाएं जितनी होनी चाहिए थी उस हिसाब से किराए ज़्यादा बढ़ गए। मैं एक हिंदुस्तान की सोच भी थोड़ी उस दिशा में है, उसको भी हम लोग मान लें, लेकिन एक अधिकांश सोच ये है कि रेशो ठीक नहीं है किराए बढ़ने का और सुविधाओं का। आपको क्या लगता है? देखिए, एक तो आपने देखा होगा 3 साल में हम लोगों ने करीबन किराया बढ़ाया नहीं है। आप कोई भी किसी भी हालत से देखिए कि नहीं, आपने दूसरे तरह से बढ़ा लिया ना, आप स्मार्ट हैं, आप सीईओ हैं, आप सीधे कट नहीं करेंगे। आपने जो बात की वो सिर्फ 1% से कम लोग उससे सफर करते हैं। अच्छा चलिए, फ्लेक्सी फेयर को आप कैंसिलेशन टिकट जो आपने करा के कैंसिलेशन चार्जेस आप अभी एयरलाइन से आप कंपेयर कीजिए, एयरलाइन में कैंसिल किया, बस में जाके देखिए, तो आम लोगों की रेल है ना सुरेश जी। क्या बस आम लोगों के लिए नहीं है? क्या अभी आप सोचते हैं आम लोगों के लिए है? ये जो पैसा कैंसिल करने के बाद भी जो मिलेगा वो रेल कहाँ लगाएगी? आम लोगों को ही देगी। वो जब आप प्राइवेट एयरलाइंस को देने को ये बात आपने की, वहाँ कैंसिल करती है तो प्राइवेट एयरलाइन अपने घर में ले जाती है। रेलवे का कैंसिल, रेलवे का पैसा रेलवे के पास ही रहता है, तो रेलवे का पैसा वापस लोगों की आमदनी के में लगाया जाएगा, लोगों को सुविधा देने के लिए लगाया जाएगा। तो आम आदमी के लिए तो रेलवे है। तो यदि आप सोचते कि रेलवे आम आदमी के लिए है, फिर आम आदमी के लिए रेलवे को ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, मजबूत करना चाहिए कि रेल को कमज़ोर करना चाहिए? यदि आम आदमी को काम देने की, आपकी माँ यदि बच्चे को प्यार देती है तो माँ को आप ज़्यादा मजबूत करेंगे कि माँ को ज़्यादा कम करेंगे? लेकिन चलिए, मैंने आपकी बात मान भी लेती हूँ, पर मुझे एक बात बताइए ना, मुझे अगर मुंबई जाना है, ठीक है, आपके कैंसिलेशन वाला लॉजिक मैंने मान लिया, चलिए ठीक है कि पैसा हम पे ही आएगा वापस, लेकिन अगर एयरलाइन में आप 2 घंटे में मुंबई पहुँच रहे हैं, अगर वही कीमत चुका के कमोबेश, अगर मैं वही कीमत चुका के मैं ट्रेन से इतना लंबा सफ़र करके क्यों जाऊं? क्योंकि आपने देखा होगा आजकल एविएशन सेक्टर्स बम्पर सेल्स लॉन्च कर रहा है, लगातार प्राइस कम करने की बात हो रही है, प्रधानमंत्री ने तो उड़ान, लेकिन ये आपको एयरलाइन की चिंता से कह रहे हैं कि रेल की चिंता से कह रहे हैं? नहीं, मैं तो पूछना चाह रही हूँ कि भाई मेरे पास 2 ऑप्शन है। तो मैं आपको इसके लिए बता दूं, आप मिनिस्टर हैं, आप बेचिए ना अपनी रेल के, भाई मेरे पास 2 ऑप्शन है, फ्लाइट भी है और रेल भी है, मैं रेल क्यों चुनूं? एक मुझे बताइए कि रेल की इस साल में पिछले साल के तुलना में 5 साल तक रेल की सफ़र करने वाले लोगों की संख्या घट रही थी 5 साल तक। 5 साल के बाद पहली बार इस साल में रेल में सफ़र करने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है। ये कैसे हुआ? दूसरी बात, आज भी तेजस जो ट्रेन जा रही है उसका किराया भी ज़्यादा है, उसका वेटिंग लिस्ट है। हमारे सभी ट्रेन, तीसरी बात हम लोगों ने ट्रेन में सफ़र करने के समय यदि ट्रेन में एक सीट भी खाली है तो हम लोगों ने पहली बार रेल के इतिहास में पहली बार ये निर्णय किया कि आपको 10% डिस्काउंट मिलेगी। रेल में कभी आपने सुना था डिस्काउंट दिया जाता है? तो ये डिस्काउंट देने की भी बात हुई है। तो आप समझिए कि ये जो प्राइसिंग पॉलिसी है रेलवे की, इसमें बदलाव की आवश्यकता है। ये फ्लेक्सी पर अच्छा है कि बुरा है उसमें मैं नहीं जाता हूँ, मैंने हमारे लोगों का सबके ऊपर पुनर्विचार किया जा सकता है। कहने की बात इतनी है मेरी कि पहले क्या हुआ था कि रेल का किराया क्या होगा, कि रेल की कोई भी चीज़ होगी, रेल की ट्रेन कौन सी चलेगी, एक बजट में 1 साल में बात होती थी। हमने कहा बजट में बात किस बात की होनी चाहिए कि रेल किस तरह से आगे बढ़ेगी,
रेल की स्ट्रेटजीज क्या होगी, रेल के फाइनेंसिस कैसे रेज किए जाएंगे, इसके ऊपर बजट में होना चाहिए। बात के जो ऑपरेशनल इश्यूज है वो पूरे साल चलने चाहिए, रेगुलरली चले। चलिए मैंने मान लिया कि आप काम कर रहे हैं, इस वजह से ट्रैक पे काम हो रहा है, इसीलिए लेट हो रहा है, लेकिन कोई डेडलाइन तो होगी कि भाई चलिए मुझे इस पेन का रिजल्ट 3 महीने 4 महीने 6 महीने बाद एक ट्रैक आप लेके चले होंगे, ये खत्म हो जाएगा लेट। चलिए रिलीज, देखिए मैं आपको यही कह रहा हूँ कि एक तो मेंटेनेंस तो हमेशा रेगुलर करना ही पड़ता है। ये दुर्भाग्य से रेलवे में मेंटेनेंस के ऊपर हम लोगों ने काफ़ी नज़रअंदाज किया था। पिछले साल हमने 6,000 करोड़ रुपया और ये साल 10,000 करोड़ रुपया दिए। हमेशा हर साल मेंटेनेंस के लिए बैकलॉग हुआ करता था, वो हम क्लियर कर रहे हैं। नहीं तो कब तक, मतलब भाई मेंटेनेंस चलिए आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप ट्रैक्स को दुरुस्त कर रहे होंगे, इलेक्ट्रिफिकेशन कर रहे हैं, बिल्कुल वाजिब बात मान ली, और उसके लिए काम रोकना भी होगा, बट देयर हैज टू बी अ डेडलाइन। नहीं ना, आप बताइए ना, आप मुझे बताइए 3,50,000 करोड़ रुपए का काम हो रहा है, क्या उसको डेडलाइन देके हम कहेंगे अभी काम खत्म हो गया, अभी काम नहीं होगा? तो ये काम इसी रूट की डेडलाइन है, तो इसीलिए मैं बोला दोनों हम कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं और ट्रेन भी चला रहे हैं। उसको ट्रेन को रोका तो नहीं गया, ट्रेन भी चल रही है, काम भी हो रहा है। ट्रेन लेट ही होती रहेगी। हाँ जी, ट्रेन लेट ही होती रहेगी, मान के चलो। हाँ लेट हो जाए। तुम आप मैं तो ये सर्वे नहीं, मैं आपको ऑफिशियल फिगर देता हूँ जो हम डेली मॉनिटर करते हैं। कुछ डेफिनेटली ट्रेन को, क्योंकि इसकी वजह मैंने आपको बताई, लेकिन बहुत सारी ट्रेन ऐसे हमारे पास डिविजन्स है जिसमें 100% पंक्चुअलिटी है। कुछ डिविजन्स है जहाँ पे ज़्यादा काम चल रहा है, वहीं पे ऊपर ये प्रॉब्लम है। वो खास करके यूपी बिहार इस तरह के जो डिविजन्स है, सबसे तो बोझ भी वही है, क्योंकि वहीं पे तो कंजेशन है। आप देखो, आप सब चीज़ चाहते हैं कि एक तो ट्रेन स्पीड से भी चले, आपको कंजेशन ना हो, ज़्यादा ट्रेन भी चलनी चाहिए, ज़्यादा लोगों को भी सुविधा मिलनी चाहिए, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ना चाहिए, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे तरह से बढ़े कि ट्रेन डिले नहीं होनी। आप मुझे बताइए, ऐसी कोई टेक्निक होगा तो मुझे जरूर बताइए कि इंफ्रास्ट्रक्चर का काम भी हो, मेंटेनेंस का काम भी हो पटरी पे, लेकिन पहले जैसे ही ट्रेन भी चलती रहे और उसी पटरी पे पर काम भी हो। कैसे बताइए, कुछ होगा आइडिया तो दीजिए। नहीं बिल्कुल ठीक है, चलिए काम चल रहा है, लेकिन काम की एक डेडलाइन होती है ना। मेरे घर में अगर काम चल रहा है, एयरपोर्ट पे रनवे में अगर काम चल रहा होता है, तो उसकी एक डेडलाइन होती है कि भाई आज बॉम्बे एयरपोर्ट पे काम चल रहा है, आज दिल्ली एयरपोर्ट पे काम चल रहा है, या आज एयरपोर्ट के इस रनवे पे काम चल रहा है, और ये इस वक्त तक ठीक हो जाएगा। 40-50 हजार, वही तो मैं बोल रहा हूँ। मतलब ये तो बहुत वेग सी बात हुई कि कब तक ठीक होगा। मतलब एक होप में मैं जिंदा रहूं कि भाई 1 साल बाद ट्रेनें टाइम से चलने लगेंगी, चलो मैं इस 1 साल के दुख को झेलने के लिए तैयार हूं। काम मैं वही कह रहा हूं कि काम करने के बावजूद भी इतने बड़े पैमाने पे हम ट्रेन भी चला रहे, हम एयरपोर्ट जैसा बंद नहीं कर रहे, रोड जैसे बंद नहीं कर रहे, ट्रेन भी चला रहे। इसके लिए थोड़ी जो दिक्कत लोगों को आ रही है, उसके लिए हमको भी बुरा लग रहा है, लेकिन इसकी वजह यह है चलिए तो यानी कि ट्रैक दुरुस्त हो जाएंगे, और फिर हाँ आप कह रहे हैं कि फिर थोड़ा सा पेन है, उसके बाद सुविधाएं बेहतर होंगी, ट्रैक भी अच्छे होंगे, तो सुरक्षा भी बढ़ेगी। जरूर होंगे, लेकिन अभी ये डिवीजन, इसके लिए कुछ डिवीजन में तो 100% पंक्चुअलिटी अच्छी है, तो जो डिवीजन में काम हो रहा है उसके बारे में जो जानकारी है वो लोकल लेवल पे लोगों को दी भी जा रही है। हमने भी आदेश दिया कि ये बिल्कुल आपकी बात सही है कि लोगों को पता चलना चाहिए कि क्या वजह, क्योंकि लोगों को पता नहीं चलेगा तो लोग को कैसा एहसास होगा। हाँ, उनको ये लगेगा काम नहीं चल रहा है तो पुराने ढर्रे पे। बिल्कुल सही है, ये आपकी बात सही है, इसके ऊपर मैं कहा भी है और हम उसका कुछ बोर्ड लगाएंगे, कुछ करेंगे। बिल्कुल सही है आपकी बात, तो बिल्कुल मैं 100% मानता हूँ आपकी बात को। एक टिकट अवेलेबिलिटी, और इसकी तो मैं खुद भुक्तभोगी हूँ, तो इसीलिए मतलब आप मुझे भी तर्क दे दीजिएगा क्या है कि टिकट अवेलेबिलिटी एक बड़ा इशू रहता है। जब आप नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे आप जाएं, टिकट काउंटर से ना मिले, ऑनलाइन ना मिले, लेकिन वहाँ पर ब्लैकमेलिंग में टिकट आज भी मिल रहे हैं, उस पर हम नकेल क्यों नहीं कस पा रहे हैं? और IRCTC की जो वेबसाइट है, 4 लैपटॉप हैं घर के, अलग अलग चारों पे बैठना पड़ता है, तब जाके एक टिकट में अगर अचीवमेंट मिलती है तो वो वाकई में ऐसा लगता है कि आज तो रेस जीत ली। 1,20,000 हम लोगों ने IRCTC के वेबसाइट से जो टिकट मिलते हैं उस पर 1,20,000 की क्षमता बढ़ाई है। इतनी फास्ट वेबसाइट शायद और कहीं नहीं चलती, वो किया है 1-1.5 साल के अंदर ही किया है। दूसरी बात, जहाँ पर इस तरह के दलाल लोग तो है, पहले भी थे, आज भी है, तो जहाँ पे पूरे देश विदेश सब जगह में वर्ल्ड में चोरी चलेगी, यहाँ भी चोरी करने की लोग कोशिश करेंगे। मैं कह रहा हूँ कि ये इसके ऊपर भी कार्रवाई करने के लिए हम लोगों ने ये किया है कि जिस तरह से डायरेक्ट बेनिफिशियरीज को टिकट मिले, इसीलिए हमने वेबसाइट के ऊपर चेंज करके अभी हम लोग कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि आधार लगाकर जो बोगस उन्होंने आइडेंटिटी बनाई के रखी होगी दलाल लोगों ने, इसके ऊपर उनको टिकट मिलते हैं, तो टिकट कहाँ से मिलेंगे? बोगस आइडेंटिटी बनाई है, तो उसके लिए भी आधार लगाकर उनकी आइडेंटिटी को करके उनको भी तोड़ने की कोशिश करें। लगातार हमारी कोशिश जारी है, हमने RPF को रेड भी करा रहे, लेकिन ये
बहुत कम हुआ है। मैं आपको लिख के देता हूँ कि पहले जो मात्रा में दलाल लोग घूमते थे, आज वो उनकी बहुत संख्या कम हुई है हर जगह पर। लेकिन फिर भी आज जो होंगे उनको भी खत्म करने के लिए हम लोग पूरी मात्रा में परिवर्तन में लगे हुए हैं। जी चलिए, तो काम यहाँ भी चालू है। हाँ, काम चालू है का बोर्ड जो है रेल मिनिस्ट्री में लगा हुआ है। और यहाँ पर अगर हम बात करें आगे थोड़ा जीएसटी के इम्पैक्ट की, तो रेल मिनिस्ट्री पर जीएसटी का इम्पैक्ट आपको क्या लगता है? अपने विभाग में आपने भी उसका कैलकुलेशन किया होगा, क्या कुछ रहने वाला है? और एसी फेयर्स भी जीएसटी के दायरे में आएंगे, और जो फ्रेट होता है उसमें भी कह रहे हैं कि रोड फ्रेट जो है वो सस्ता हो जाएगा, तो शायद रेलवे को थोड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। तो होगा ही, जो अभी जीएसटी का जो इम्पैक्ट है वो क्या होगा उसके ऊपर भी हम लोगों ने एक एक्सपर्ट ग्रुप भी लगाया है, वो भी उसके ऊपर काम करे। लेकिन वो जीएसटी इज़ अ रियलिटी, उसके ऊपर जो होगा उसके ऊपर तो हमें करना पड़ेगा हम लोग। लेकिन हमारी तरफ से भी हाउ टू डील विद जीएसटी, उसके ऊपर भी हम लोग स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। एक बुलेट ट्रेन की बात अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर अब बुलेट ट्रेन कागजों में, भाषणों में कमोबेश हर नेता के रही है, लेकिन वो कौन सा दिन होगा जहां पर मैं वाकई में देख सकूंगी कि हाँ ये काम बुलेट ट्रेन के लिए ज़मीन पर हो रहा है? उसका स्टेटस एग्जैक्ट शेयर कर पाएंगे? क्योंकि सपना तो बहुत दिन से देख रहे हैं हम, लेकिन एक स्टेटस होता है ना कि मुझे पता चले कि हाँ ये गड्ढा बुलेट ट्रेन के लिए खोद रहा है, तो एक मेंटल पीस मिलती है कि हाँ बस अब तो आ ही गई। देखिए, मैं आपके जैसा ही आपके पास कुछ सुझावोंगे तो दीजिए। मैं बहुत लेमैन की तरह से पूछ रही हूं। जापानीज लोगों ने हमें बताया है कि क्योंकि जापानीज लोग ही इसको बना रहे हैं, जापानीज लोगों की टेक्नोलॉजी है कि 2023 तक ये ट्रेन चलेगी, उसी दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। बुलेट ट्रेन तो चलिए कई लोग उसका विरोध करते हैं, कई लोग कहते हैं कि पूरी दुनिया में है, एक नेसेसिटी है, लेकिन अगर रेलवे की स्पीड अप करने की बात की जाए, आपने कहा था कि रेलवे को गति देना, मॉडर्नाइजेशन, एक्सपेंशन एंड स्पीड वाज योर मोटो। तो स्पीड वाले पार्ट पे अगर देखें तो अभी तक एक गतिमान है, और अगर देखा जाए तो अभी भी ट्रैक उस क्षमता के नहीं है, नहीं तो राजधानी भी 80-100 के बीच में ही दौड़ रही हैं, तो हम गति नहीं बढ़ा पा रहे हैं रेलवे की। देखिए, मुंबई से दिल्ली और दिल्ली से कोलकाता, ये जो दो मेन ट्रंक रूट्स है, इसकी स्पीड 200 किलोमीटर बनाने का काम शुरू हुआ है। उसके लिए 17,000 करोड़ रुपया इस बजट में लिखा गया है। उसका इंटीग्रेटेड स्ट्रैटेजी बना के काम हो रहा है, तो सभी के उसमें करीबन 60-65% ट्रेन तो उसी ट्रैक पे दौड़ेगी, तो उसका 200 किलोमीटर बनाने का काम की शुरुआत भी होगी। चलिए, तो आपकी मिनिस्ट्री में काम लगातार चालू है, और आपने न्यूज़ नेशन से बातचीत की, और उम्मीद करेंगे कि 2019 तक हमें ये काम चालू है का बोर्ड जो है कुछ सेक्टर्स में ही दिखे, बाकी जगह काम पूरा हो गया है का बोर्ड लिखा हुआ मिले। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ नेशन से बातचीत करने के लिए। थैंक यू।